आपकी सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो मैं बता दूं आपको कि गद्य साहित्य का इतिहास समाप्त हो चुका है और आज से हम लोग पद्य साहित्य का इतिहास यानी काव्य की संक्षिप्त जानकारी पढ़ेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आज ये मेरा काव्य साहित्य का पहला वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उसके पहले प्लीज़ यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी अभी तक हम लोग गद्य पढ़ रहे थे कि गद्य कैसे आया, कब आया। तो जब पद्य पढ़ना है तो पद्य के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पद्य क्या है, यानी कविता। पद्य का मतलब होता है काव्य या कविता। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों के बंधन में बंधी रहती है। ध्यान दीजिए, अगर कविता का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ यही है कि ऐसी रचना जो छंदों के बंधन में बंधी रहती है। कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत ही पुराना है। इसमें चिंतन की अपेक्षा भावनाओं की प्रधानता होती है तथा इसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति कराना होता है। ध्यान दीजिए, इसके पहले आपने गद्य को पढ़ा था जिसमें क्या था, गद्य उसमें चिंतन की प्रधानता होती है और कविता में क्या है, चिंतन की प्रधानता नहीं होती, इसमें भावनाओं को प्रधानता दी जाती है और यह छंदबद्ध होते हैं, यानी छंदों में लिखे जाते हैं, जबकि गद्य छंदों में नहीं लिखे जाते। यही अंतर है दोनों में। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कविता का कि ये सौंदर्य की अनुभूति कराती है और आनंद की प्राप्ति कराती है। कविता के विषय, अभी तो ये हो गया कि इसका उद्देश्य क्या है कविता का और कविता क्या है। उसके बाद कविता का विषय क्या क्या हो सकता है। जब कवि पशु पक्षी या अन्य किसी का वर्णन करता है तब भी वह मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। जैसे मनुष्य ही काव्य का विषय होता है। आज के कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं उपेक्षित पक्ष की ओर भी गया है। उसके विषय महापुरुषों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह सांप, केचुआ आदि पर भी काव्य करने लगा है। यानी कहने का यह अर्थ है कि कविता किसी भी विषय पे की जा सकती है, इसके लिए कोई विशेष अलग से कुछ नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। कविता और संगीत। कविता और संगीत का क्या मतलब है, देखिए। कविता छंदबद्ध रचना है, छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, यति, गति, वर्णों की आवृत्ति, तुकांत इस संगीत के प्रमुख तत्व हैं। संगीत का आनंद मूलतः नाद है, नाद का आनंद है, जबकि कविता में मूल आनंद अर्थ का है। यानी कविता जब समझ में आए तभी आनंद आएगा, जब कविता समझ में ना आए तो कोई आनंद नहीं आएगा। तो यही कहने का मतलब यही है, संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद है, जबकि कविता में मूल आनंद अर्थ का होता है। कविता के सौंदर्य तत्व। कविता के 4 सौंदर्य तत्व हैं, जिसमें पहला है भाव सौंदर्य, दूसरा है विचार सौंदर्य, तीसरा है नाद सौंदर्य और चौथा है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। तो देखिए, भाव सौंदर्य क्या है। भाव क्या है, प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों मर्म स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है। ध्यान दीजिए, प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह ये हमारे भाव हैं और इनका चित्रण जितना हम अच्छा करेंगे और जितना ही वो उस स्थिति में, यानी कविता जिस स्थिति में लिखी जाए, जिस भाव में, उस भाव में अगर पाठक फील कर ले, यानी महसूस कर ले, तो वही उसका भाव सौंदर्य है। भाव का मतलब यही है। भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रियों ने रस कहा है। प्राचीन आचार्यों ने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस तथा भयानक, ये प्रमुख 9 रस कविता में माने जाते हैं। यानी कविता के द्वारा, कविता में जो भी जिस भी भाव का चित्रण हो, वो भाव यदि पाठक महसूस कर लेता है
तो वो कविता सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो जो भाव निकलता है, जैसा कि 9 रस बताया गया है, जो जिस रस में कविता है तो समझिए वो कविता उतनी ही अच्छी है और उसका उतना ही अच्छा वह भाव है। फिर है विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य देखिए विचारों की उच्चता है, यानी विचार कितने कैसे हैं कविता के। तो विचारों की उच्चता से ही काव्य में गरिमा आती है। उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम, वृंद और तुलसीदास के नीतिपरक दोहे तथा गिरधर की कुंडलियाँ अमर हैं। इनमें हमें जीवन की व्यावहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। आधुनिक युग की कविता में विचार सौंदर्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्यान दीजिए, विचार जितने अच्छे होंगे कविता को से उतना ही हमें नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा मिलती है। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, कबीर, रहीम, तुलसीदास और गिरधर दास के दोहे थे जो नीति परक होते थे। फिर आधुनिक युग की कविता में विचार सौंदर्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता। इसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम आदि का विचार सौंदर्य है। और रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में सत्य, अहिंसा और अन्य मानवीय मूल्यों के हमें सौंदर्य मिलते हैं। फिर है नाद सौंदर्य। नाद क्या है? नाद का मतलब होता है आवाज़। कविता छंदबद्ध रचना है। ध्यान दीजिए, नाद का अर्थ होता है आवाज़ और कविता क्या है? छंदबद्ध रचना है, यानी छंदों से बधी होती है और छंद ही नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंदों के द्वारा ही कविता में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश होता है। वर्ण एवं शब्द के सार्थक एवं समुचित विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है। उदाहरण भी एक ठो देख लीजिए, क्या है? खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षियों के कलरों में नाद सौंदर्य देखा जा सकता है। यहाँ पर कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद सौंदर्य के साथ पक्षियों के समूह तथा हिलते हुए पत्तों का भी चित्र प्रस्तुत कर दिया है। बड़ी अच्छी लाइन है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रस्तुत योजना। अब देखिए अप्रस्तुत क्या होता है? जो कि सामने न हो। ये जब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार और रस पढ़ेंगे तो उसमें मैं हर एक शब्द का डिफाइन करूँगी। अभी केवल जानकारी दे रही हूँ। अप्रस्तुत मतलब जो हमारे पास उपस्थित न हो। कवि विभिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों को मर्म स्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, विभिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों को, यानी कविता लिखते समय उस हृदयग्राही यानी अच्छा और सुंदर बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। अप्रस्तुत योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिस उपमान की योजना की जाए उसमें सादृश्य अवश्य होना चाहिए। सादृश्य के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें जिस वस्तु, व्यापार और गुण के सदृश वस्तु, व्यापार और गुण लाया जाए वह उसके भाव के अनुकूल हो। उसके बाद है काव्यास्वादन। कविता का आस्वादन उसके अर्थ ग्रहण में है। इसलिए पहले शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। मुख्य अर्थ समझने के लिए अन्वय करना आवश्यक है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में प्रायः शब्दों का वह क्रम नहीं रहता जो गद्य में होता है। अतः अन्वय से शब्दों का परस्पर अर्थ एवं संबंध स्पष्ट हो जाता है और अर्थ समझ में आ जाता है। काव्यास्वादन के लिए कविता को बार बार मुखर रूप से पढ़ना आवश्यक है। और ध्यान दीजिए, इसका सेंस कहने का मतलब यह है, अन्वय मतलब शब्दों को तोड़ना और जोड़ना, यानी कि गद्य है जो सीधे सीधे कहा जाता है तो एक लाइन, एक क्रम बना होता है, कर्ता क्रिया की प्रयोग होती चलती है, तो आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन काव्य क्या होता है, इसमें वर्णों का क्रम आगे पीछे होता है। इसे हम जब अन्वय करेंगे, यानी जब इसको तोड़ देंगे, तभी हमें उसका सही अर्थ समझ में आता है। तो सौंदर्य तत्व जानने के बाद अगर काव्य में समझ में ना आए तो फिर कविता का कोई मतलब नहीं होता है।
काव्यास्वादन के लिए निम्नलिखित बातें सहायक होती हैं। कविता के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना, रस, अलंकार और छंद आदि को समझकर कविता में इनकी उपयोगिता को समझना, अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना और उनका पाठ करना। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।